ईरान में एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसने खामनाई के बाद ईरान को संभाला, जिसने बैकलैश के बावजूद डायलॉग की टेबल कभी नहीं छोड़ी, जिससे इसराइल डरता था, इसलिए नहीं कि वो आदमी एग्रेसिव था, इसलिए कि वो आदमी वाइज था। और इजरायली मीडिया ने क्लेम किया है, इसराइल की डिफेंस फोर्स ने क्लेम किया है कि उस आदमी को शहीद कर दिया गया है। Iran has confirmed the death of Ali Larijani, its powerful national security chief, after Israel said he was killed in an airstrike. ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारंजानी को उनके बेटे समेत शहीद कर दिया गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि आज का सवाल ये नहीं कि अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया है। सवाल यह है कि अली लारंजानी को इस वक्त क्यों शहीद किया गया है, जबकि एक तरफ आप देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीडिया ब्रीफिंग देते हैं। उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर वो ईरान के लोगों की तारीफों के पुल बांध देते हैं। These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. वो कहते हैं कि ईरान के लोग तो हाई IQ के लोग हैं। पहली बार उनका मुकाबला स्मार्ट प्लेयर्स के साथ हो रहा है। वो इस जंग को खत्म करने की बातें करते हैं ताकि स्टॉक मार्केट बूस्ट करे, बट एट द सेम टाइम इसराइल की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि चाइना और रशिया हैं जो चाहते हैं कि ये जंग लंबी खिंचे और अमेरिका इसमें एंगेज हो जाए। और तीसरी तरफ आप देखते हैं कि इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। यहां पर एक सवाल और भी आता है जिसे कोई मीडिया आउटलेट कवर नहीं कर रहा है, कोई आप तक ये बात पहुंचा नहीं रहा है कि ये जंग सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन्स के लिए नहीं है, ये जंग सोशल मीडिया के लिए या आपके मोबाइल की डिवाइसेस के लिए नहीं है। ये जंग लिटरली आपके घर तक लाई जा रही है। आज दुनिया में, चाहे ईरान में, चाहे लेबनान में, चाहे गजा में या फिर यूक्रेन में जो जंगें होती हुई आप देख रहे हैं, ये फोर फ्रंट है। इसके पीछे दुनिया में कई और जंगें हैं जो तैयार की जा रही हैं, क्योंकि ये वो ब्लूप्रिंट है जो आज का तैयार किया गया नहीं है। ये ब्लूप्रिंट आज से 150 साल पहले तैयार किया गया था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 17 मार्च 2026 को इस्राएल की डिफेंस फोर्स ने ईरान के अंदर एक टारगेट को हिट किया और उस टारगेट को हिट करने के नतीजे में अली लारंजानी, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, अपने बेटे मुर्तजा समेत शहीद कर दिए गए। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अली लारंजानी कौन थे? अली लारंजानी वो आदमी थे कि जिनके बारे में खुद मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी समझे जाते थे। खामनाई की शहादत के बाद उन्होंने ईरान को जोड़ने पर काम किया, ईरान को मुत्तहिद रखा। खुद जेरूसलम पोस्ट उनके बारे में लिखता है कि वो ईरान के डिफैक्टो लीडर हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि जब किसी को डिफैक्टो लीडर कहा जाता है तो लीडर कभी भी अपनी एग्रेशन की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपनी बरहमी की वजह से लीडर नहीं होता। वो अपनी प्रैग्मैटिक अप्रोच की वजह से लीडर बनता है, यानी हर हालत के अंदर सही फैसला करने की सलाहियत रखता है। इनके बारे में कहा जाता है कि अली लारंजानी वो आदमी हैं जो प्रैग्मैटिक थे। यानी 2015 की जब यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील साइन हुई, तब उस डील का हिस्सा कौन थे? अली लारंजानी थे। इसके अलावा फरवरी 2026 में जब ओमान के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे, निगोसिएशंस जारी थे, तो उन निगोसिएशंस को लीड कौन कर रहा था? उन निगोसिएशंस का रूह रवा अली लारंजानी थे, एक प्रैग्मैटिक आदमी। यानी इनके बारे में खुद मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर अमेरिका को एग्जिट चाहिए था इस जंग से बाहर निकलने के लिए, तो कोई आदमी अगर वो एग्जिट दे सकता था तो वो आदमी अली लारंजानी थे। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये समझना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की करंटली सिचुएशन है क्या। यहां पर 5 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। नंबर 1 ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हर बयान के अंदर एग्जिट ढूंढते हुए आपको नजर आते हैं। साथ ही साथ आप दूसरी चीज ये देखते हैं कि नेटो से जब हेल्प मांगी गई तो नेटो ने मुंह पर इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा यह हमारी जंग नहीं है, यूके ने कहा हम बेस देने के लिए तैयार हैं।
बट दैट वुड बी ओनली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। हम लड़ने के लिए आपके लिए तैयार नहीं है। नेटो ने साफ झंडी दिखा दी कि हम आपका साथ देने के लिए खड़े नहीं हैं, और डेस्परेशन का ये हाल है डोनाल्ड ट्रंप की, यूएस प्रेसिडेंट की डेस्परेशन का हाल देखें कि चाइना से मदद मांग रहे हैं। इनको याद आना चाहिए कि इस कहानी के अंदर चाइना अभी आपका दुश्मन है, उसको दुश्मन का रोल दिया है प्ले करने के लिए। तो आप उस दुश्मन के साथ कैसे राब्ता कर सकते हैं कि हमारी मदद करो। यहां पर एक अजीब सी सिचुएशन है और थोड़ी सी टेक्निकल है, और वो सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर एक बात करते हैं और वो विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं जब उन्होंने यूके की बुराई करनी होती है, और कहते हैं कि कीयर स्टार्मर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो विंस्टन चर्चिल नहीं है। विंस्टन चर्चिल तो वो अजीम आदमी था, और ये अजीम आदमी था, वो ये भूल जाते हैं कि विंस्टन चर्चिल कितना डेस्परेट था जंग अजीम के वक्त, और बार बार कहने की कोशिश करता था कि किसी तरह यूएस अपनी एंगेजमेंट बढ़ा ले और जंग का हिस्सा बन जाए। कितनी कोशिशें की थी चर्चिल ने यूएसए को उस जंग में एंगेज करने के लिए। लिहाजा ये जो कंपैरिजन करते हैं चर्चिल के साथ, ये कंपैरिजन टेक्निकली खुद डोनाल्ड ट्रंप पर फिट आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन पूरी दुनिया देख रही है दैट ही इज ट्राइंग टू गेट एन एग्जिट, और साथ ही साथ नेटो तो साथ निभाने को तैयार नहीं है। तीसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर बर्दाश्त कर रही है, और इससे ज्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। डेमोक्रेसी का एक बहुत बुरा अलमिया होता है, और वो अलमिया ये होता है कि आपने हर वक्त वोटर की नब्ज देखनी होती है, और अमेरिकन वोटर इस वक्त इस जंग से थकता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ही की कैबिनेट के अंदर से उनके हवारियों में से ऑलरेडी इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं, और पहले चीफ काउंटर टेररिज्म का इस्तीफा आ चुका है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्म है। और सोशल मीडिया पे लोग क्या बात कर रहे हैं कि उस इस्तीफे की लैंग्वेज क्या है। उस इस्तीफे के अंदर साफ लिखा है कि आपने ईरान पर अटैक करने को जो फैसला किया ये आपको भुगतना पड़ेगा, ये गलत फैसला कर चुके हैं। सो इस सारी बातों से क्या बात क्लियर होती है कि अमेरिका निकलना चाहता है। अगर कोई एग्जिट दे सकता था तो वो अली लारंजानी थे, तो फिर ऐसे मौके पर इस्राइल ने उन्हें शहीद क्यों किया? अब ये बात आपने समझनी है उस डिफेंस डील की जो अमेरिका और इस्राइल के दरमियान मौजूद है। सिर्फ 2023 से लेकर 2025 के बीच में अमेरिका ने इस्राइल को $14 बिलियन के एसेट्स दिए हैं, मिलिट्री एसेट्स दिए हैं, इतने ज्यादा कि 90,000 टन बनता है जो 800 जहाज़ों पर लाद कर इस्राइल भेजा गया। अगर इस्राइल और अमेरिका ईरान को लेकर इनकी आपस में नहीं बनती है तो ये मिलिट्री डील्स भी खटाई में जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इस जंग में इस्राइल अमेरिका को तो खींच कर ले आया, और आज से नहीं पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्राइल का साथ अमेरिका निभाए और ईरान पर अटैक करे। और वो ये सब करने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि किसी तरह इस पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हेजेमनी कायम हो जाए इस्राइल की। लेकिन अगर यूएस से एग्जिट कर गया तो हेजेमनी किसकी कायम होगी? हेजेमनी तो ईरान के कायम हो जाएगी, और यही इस्राइल नहीं चाहता है। इस वक्त खुद यूएस के स्ट्रैटेजिस्ट बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सिचुएशन आ चुकी है कि अब अमेरिका को भी अंदाजा हो जाएगा कि इस्राइल एक एसेट नहीं है, इस्राइल एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। लेकिन ये बात सुनने के बाद आपको लगेगा इस तरह तो कभी ज़ायनिस्ट होने नहीं देंगे। इन ज़ायनिस्ट के ऊपर एक और लॉबी बैठी है जिसको आप सेटनिस्ट कहते हैं, और जब तक आप उनको नहीं समझेंगे ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी। अब यहां पर एक और पर्सपेक्टिव है जिसकी तरफ लोगों की नजर नहीं जाती, और ये आपके लिए समझना जरूरी है। अली लारंजानी की शहादत के बाद ईरान से रिटेलिएशन आएगा, और ईरान से रिटेलिएशन ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है जिस किस्म का रिटेलिएशन आ रहा है और मजीद आ सकता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलरेडी बंद है, आप जानते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इनफ। लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से क्या सिर्फ तेल गुजरता था? हरगिज नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 30% अमोनिया, दुनिया की 50% यूरिया, वो भी यहां से गुजरती है। और अमोनिया को बनाने के लिए आपको एलएनजी की जरूरत होती है। तो जब एलएनजी की शॉर्टेज होती है तो अमोनिया नहीं होता, जब अमोनिया नहीं होता, यूरिया नहीं होता,
तो फसल नहीं होती, जब फसल नहीं होती तो काश्त नहीं होती, तो जब काश्त नहीं होगी तो क्या होगा? सितंबर के अंदर इस दुनिया में एक फूड क्राइसिस आएगा जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक इफेक्ट करेगा। यानी आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कार्नेगी एंडोमेंट ने कोट किया है कि एक हफ्ते के अंदर यूरिया की प्राइस 32% बढ़ चुकी है। यानी वो प्राइस जो पहले $516 थी वो चली गई है पर मेट्रिक टन $680 पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इससे आगे जरा सुने, अमेरिकन फार्म ब्यूरो के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जिन फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स अभी तक नहीं लिया उनको मजीद फर्टिलाइजर नहीं दिया जा सकता, किसी रेट पर भी नहीं, बढ़े हुए रेट पर भी नहीं। यानी वो फार्मर्स अब बगैर फर्टिलाइजर के अपनी फसल उगा नहीं पाएंगे। तो नेचुरली फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में पुश होगी, यानी खुराक कम होगी। इंसान B-2 बॉम्बर पर गुजारा नहीं करता है, F-15 पर या बैलिस्टिक मिसाइल पर जिंदा नहीं रहता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए और ये खुराक जमीन से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। सो दुनिया का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसकी कमांड ईरान के हाथ में है। तो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मजीद बंद रखता है तो तेल का क्राइसिस तो ऑलरेडी है, दुनिया में फूड क्राइसिस भी आएगा और ये जंग तब डायरेक्टली आपके दरवाजे तक आ चुकी होगी। आज से 150 साल पहले सन 1871 में एक ओकल्टिस्ट, फ्रीमेसन, ज़ायनिस्ट, सेटनिस्ट एल्बर्ट पाइक ने एक खत लिखा और यह खत उसने अपने काउंटरपार्ट जोसेफ मैज़ीनी को लिखा। उस खत में उसने 1871 में दुनिया में होने वाली 3 वर्ल्ड वॉर्स का जिक्र किया। पहली जंग के बारे में उसने लिखा कि ये वो जंग होगी कि जो एम्पायर्स को तोड़ने के लिए की जाएगी और इस जंग का मकसद एक होगा। इसका मकसद ये होगा कि रशिया में किसी ना किसी तरीके से कम्युनिज्म आ जाए। दूसरी जंग इसलिए की जाएगी कि नाज़ीज़ को खड़ा किया जाए ज़ायनिज़्म के खिलाफ, और उस जंग का हासिल हुसूल ये होना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके पर यूरोप आमादा हो जाए इन्हें निकालने के लिए, और जब इन यहूदियों को निकाला जाए तो इसराइल मार्ज़े वजूद में आ जाए। तीसरी आलमी जंग के बारे में एल्बर्ट पाइक लिखता है कि यह आलमी जंग ज़ायनिज़्म और इस्लामिक स्टेट्स के दरमियान की जाएगी, और ये ऐसी जंग की जानी चाहिए कि जिसमें दोनों एक दूसरे को पाश पाश कर दें, दोनों एक दूसरे को तबाह कर दें, दोनों एक दूसरे को थका दें, और इस जंग के लिए बाकी सारी दुनिया को भी इंगेज किया जाए। ये जंग ऐसे वक्त में की जाए कि जब एथिकली और मॉरली दुनिया करप्ट हो चुकी हो, क्योंकि दुनिया हम चाहते हैं कि बाय दैट स्टेज इतनी उकता चुकी हो जंगों से, कहत से, खुश्क साली से, तकलीफ़ों से, कन्फ्यूजन से, कि वो सच और झूठ का फ़र्क समझ ना सकें। और ये वो आइडियल टाइम होगा कि दुनिया को एक नया निज़ाम दिया जाए, एक ऐसा निज़ाम जो ना क्रिश्चियनिटी पे बेस करे, ना जूडाइज़म पे बेस करे, ना इस्लाम पर बेस करे, वो सेक्युलरिज्म पर बेस करे। और तब दुनिया को ये यकीन होगा कि ना सच को पहचाना जा सकता है ना झूठ को। तब ऐसे में इस दुनिया को एक मसीहा की ज़रूरत होगी, और तब द प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। हमारे यहाँ लोग अक्सर एक गलती करते हैं, जब वो ज़ायनिज़्म के हिडन एजेंडास पर बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ज़ायनिज़्म तो बजाते खुद एक टूल है, असली प्रोजेक्ट तो इससे पुराना है। और वो असली प्रोजेक्ट तो फ्रैंकिस्ट्स का क्रिएटेड प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी, फ्रैंकिस्ट ये सब आ जाते हैं, दुनिया के एलिटिस्ट आ जाते हैं, और इन सब को उर्फ़ आम में मैं सेटनिस्ट कहता हूँ। और इन सेटनिस्ट के बनाए गए फितने आज दुनिया में फल रहे हैं, फूल रहे हैं, फैल रहे हैं, और आपके और मेरे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए इन सेटनिस्ट को एक्सपोज करना, इनके फितनों पर बात करना ज़रूरी है, और ये जंग अभी जारी है।